नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दुबे आप सभी का आपके अपने चैनल माई पाठशाला पर स्वागत करता हूं। और हम लोग आज फिर अपनी अग्नि परीक्षा सीरीज के 5वें दिन के लेक्चर में हाजिर हैं जीएस का इंजेक्शन लेकर। तो आज 5वां दिन है इस सीरीज का और मैं आपसे फिर यह बात बताता हूं कि ये सवाल कहीं भी कभी भी और किसी भी एग्जाम में आपसे टकरा सकते हैं, तो बिल्कुल इन्हें इग्नोर ना करें। एक एक सवाल पर पैनी नजर गड़ाएं और ज्यादा फोकस करें सवाल के आंसर के साथ साथ उसकी व्याख्या पर भी। और पहली बात कि कंपटीशन जब भी ज्यादा लोगों में होता है तो ज्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि एग्जाम में कंपटीशन ढेर सारे लोगों से होगा। तो पहले तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच आप में कंपटीशन हो सके और ये आप निष्कर्ष निकाल सकें कि कौन सबसे आगे है, इस अग्नि परीक्षा को किसने सबसे पहले पार किया। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग अपनी इस अग्नि परीक्षा के इंजेक्शन में 5वें डोज पे हैं। तो देखते हैं इस डोज का पहला खुराक। यस, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, अनदर नेम फॉर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज। यहां पर ध्यान देने की बात है, बात तटों की नहीं हो रही है, बात हो रही है तट के मैदानों की। तो प्लेन्स की बात हो रही है। तो आप कोंकण तटीय मैदान को हिट करेंगे, गुजरात के मैदान को हिट करेंगे, कोरोमंडल तटीय मैदान को हिट करेंगे या मालाबार तटीय मैदान को हिट करेंगे। आप इनमें से किसी एक को चुनिए। तब तक मैं आपको तटीय मैदानों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। यह आपका दक्षिण भारत है, यहां से शुरू होता है आपका गुजरात और यहां तक आप पहुंचते हैं तो पहुंच जाते हैं बंगाल। और जब यहां से गुजरात से स्टार्ट करते हैं तो यह कहलाता है गुजरात से मुंबई तक का एरिया, यह कहलाता है काठियावाड़ तट। कौन सा? यह कहलाएगा काठियावाड़। यह है काठियावाड़। और महाराष्ट्र से जब शुरू होगा तो महाराष्ट्र से गोवा तक का एरिया, यह इतनी दूर कहलाता है आपका। हम तटीय मैदानों की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे आपको कि ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कोंकण तट। कौन सा? ये है आपका कोंकण तट। क्लियर? ये कोंकण हो गया। अब कोंकण के बाद कौन सा आएगा? गोवा से लेकर के कन्याकुमारी तक। गोवा से स्टार्ट हो रहा है और कन्याकुमारी तक जाएगा, ये वाला तट कहलाता है मालाबार तट। क्लियर? तो ये मालाबार का मैदान है, मालाबार तटीय मैदान। अब आपका आंसर आने वाला है और वो आंसर आपका होगा कोरोमंडल तट और वो है आपका तमिलनाडु में। क्लियर? ये आपका क्या है? कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल के बाद आपका यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा आपका होता है उत्तरी सरकार तट। और इस उत्तरी सरकार तट में जो उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश तक का हिस्सा है, यह कहलाता है आंध्र तटीय मैदान। कौन सा? आंध्र तटीय मैदान। और यहां से जो उड़ीसा से लेके बंगाल तक का एरिया है वो कहलाता है उत्कल का मैदान। कौन सा? उत्कल का मैदान। तो इनमें से आपको कौन सा चुनना है? पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। कोंकण कहां है? पश्चिम में। कोरोमंडल कहां है? पश्चिम में। गुजरात कहां है? गुजरात के मैदान को काठियावाड़ तटीय मैदान कहते हैं, याद रहे। यह क्वेश्चन कभी भी फंस सकता है। अब बचा क्या? मालाबार, कोंकण, गुजरात, ये तीनों इधर आ गए। पूरब में 3 है, आंध्र तटीय मैदान, उत्कल तटीय मैदान और कोरोमंडल तटीय मैदान। तो दैट राइट आंसर इज अ कोरोमंडल। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, भारत के स्थलाकृत मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? भारत में जो जमीन का मानचित्र है, भूमि का मानचित्र है, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है? विच ऑफ द टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया फॉलोइंग मेक द ऑर्गेनाइजेशन? भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसके आगे आप विभाग ऐड कर सकते हैं स्वयं से,
ठीक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण? ये दूसरा सवाल है। जो संगठन ये काम करता है उसकी स्थापना 1767 में हुई थी। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, 1767 में स्थापना हुई और इस समय आपके यहां शासन किस था? ब्रिटिश शासन काल था। और इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर आप ढूंढेंगे तो मिलेगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग क्या करता है? आपके भारत का जो है भूमि का मानचित्रण करता है। ये जिम्मेदारी इसी को मिली है और ये 1767 में स्टेबल हुआ था। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, मिलाते रहिए कि आप कितने पानी में हैं। यस, भारतीय मानक समय रेखा या भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया गया है? यहां पर रेखांश शब्द क्वेश्चन में प्रयोग किया गया है, याद रखिए। इस रेखांश को आप क्या कहेंगे? ये रेखांश कहा जाता है देशांतर। क्या कहा जाता है? देशांतर। और देशांतर को आप लोग क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। तो यहां पर जो लाइंस लिखा है इसे आप लॉन्गिट्यूड मानेंगे। क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है ताकि आप थोड़े से कंफ्यूज हो कि वो लैटिट्यूड है कि लॉन्गिट्यूड है। तो यहां पर 4 विकल्प है, 75.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, 90.5 डिग्री ईस्ट या 0 डिग्री रेखांश या 0 डिग्री में। तो भाई ईस्ट या वेस्ट तो होगा ही नहीं। क्लियर? तो यहां पर भारतीय मानक समय की बात है। मानक समय का मतलब है कि आपका लोकल टाइम जोन। तो आप अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीएमटी आपके 0 डिग्री देशांतर को बनाया गया है। दैट इज द नॉर्थ पोल, दैट इज साउथ पोल। ये है आपका 0 डिग्री देशांतर। ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ये गुजरती है कहां से? ये लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, इसीलिए इसे कहा जाता है ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, जीएमटी। इसका नाम जीएमटी है। और भारत इसके कहां स्थित है? इसके पूरब में स्थित है। ये आपकी विषुवत रेखा, ये आपकी कर्क रेखा, ये आपकी मकर रेखा। भारत का सिचुएशन यहां है। तो मैप में मैंने बताया है कि इस प्रकार की शाइन बनाते हैं। दैट इज द नॉर्थ, दैट इज द साउथ, दैट इज द ईस्ट एंड दैट इज द वेस्ट। तो ये भारत यहां ईस्ट में है, तो ईस्ट यहां होगा। अब ईस्ट में कितनी दूरी पर है? ये है 82.5 डिग्री। कितनी? 82.5 डिग्री। ये गुजरती कहां से है? ये गुजरती है इलाहाबाद। आज इस इलाहाबाद को नया नाम मिला है प्रयागराज। प्रयागराज के किस स्थान से? नैनी से। लेकिन एक नया फैशन आया है क्वेश्चन बनाने में। नैनी और प्रयागराज दोनों विकल्प से गायब मिलता है। नया विकल्प आपको मिल सकता है, वो है मिर्जापुर। तो मिर्जापुर आजकल काफी चर्चा में भी है। ठीक है, काफी घटनाएं घटी हैं, इसके नाम पे मूवी बनी है। तो मिर्जापुर काफी चर्चा में है। क्वेश्चन में मिर्जापुर विकल्प हो सकता है। तो रेड अलर्ट, बिल्कुल सावधान रहिए। 82.5 डिग्री इलाहाबाद, प्रयागराज, नैनी, मिर्जापुर से गुजरती है। और ये ब्रिटेन के ग्रीनविच टाइमलाइन से 5.5 घंटा आगे है। काहे आगे है? ये आगे क्यों है भाई? इसे आगे क्यों है, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कभी कभी फंसा देते हैं। ठीक, कारण यह है कि आपकी जो पृथ्वी है ये घूमती है कैसे? ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे? पश्चिम से पूर्व की ओर। और 360 डिग्री की पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगभग लगाती है। 23 घंटा 56 मिनट 48 और 4 सेकंड में। ठीक है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर घूमती है। अप्रॉक्स 24 हो गया। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? गणित लगा लेते हैं जीएस में, 15 डिग्री घूमेगी। और अगर 1 डिग्री घुमाना है तो 4 मिनट का समय लगेगा। तो 82.5 डिग्री ईस्ट है भारत। इसमें 15 से डिवीजन करेंगे
तो 5 घंटा 30 मिनट आएगा, या 5 सही 1/2 आंसर आएगा। तो आंसर क्या होगा? 5.5 घंटा आगे पृथ्वी ऐसे घूमेंगी तो आगे वाला हिस्सा पहले आएगा, पीछे वाला हिस्सा बाद में। तो यहां है भारत, यहां ब्रिटेन, ये पहले आएगा, ये बाद में। तो राइट आंसर होगा 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर। ओके, ईस्ट देशांतर। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नेवर गेट द सन्स अपवर्ड रेज? मतलब इसको ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती। अब अगर आप ऊर्ध्वाधर किरणों की बात करें, अपवर्ड रेस की बात करें सन की, तो सन की अपवर्ड रेस पड़ेगी कहां? पूरी पृथ्वी पर। ये रेस पड़ेगी आपकी मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में। तो ये रही कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पर है, ये रही मकर रेखा जो 23.5 डिग्री पर है, ये आपका साउथ पोल है और ये आपका नॉर्थ पोल है। बात कहां हो रही है? भारत यहां सिचुएटेड है। कर्क रेखा भारत को 8 राज्यों से गुजरती नजर आती है। उसमें जो है, इनमें जो राज्य हैं, इनमें जो शहर दिए गए हैं, मुंबई आपका कहां पड़ेगा? मुंबई इस हिस्से पर पड़ेगा, मतलब कर्क और मकर के बीच में। चेन्नई और यहां पड़ेगा, तो ये भी कर्क और मकर के बीच में। तिरुवनंतपुरम को ले लीजिए तो वो भी कर्क और मकर के बीच में। लेकिन श्रीनगर ऐसा एरिया है जो कर्क रेखा के ऊपर पड़ेगा, यहां पर, मतलब कश्मीर में। तो जैसे जैसे आप इसके इधर या इसके इधर जाएंगे, सिर्फ ये वाला एरिया ऐसा है जहां सूर्य सन की अपवर्ड रेज पड़ती हैं। यहां और यहां पर अपवर्ड रेज नहीं पड़ेंगी। तो राइट आंसर आपका होगा श्रीनगर। जितने लोगों ने श्रीनगर लगाया उनका राइट आंसर है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हम लोग। नेक्स्ट, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ये आगे भी पूछा जा सकता है कुछ स्पेशलिटी के साथ। अब वो स्पेशलिटी हम बता रहे हैं आपको कि ये है कहां। तो भारत का दक्षिणी छोर, कन्याकुमारी अंतरिप, ये सही उत्तर हो सकता है, लेकिन तब जब यहां पूछ दे मुख्य भूमि। क्या पूछ दे? मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग, तो कन्याकुमारी आंसर हो सकता है, क्योंकि आपके भारत की मुख्य भूमि का सबसे लास्ट पॉइंट कन्याकुमारी ही है। यस, कैलिमियर पॉइंट बिल्कुल नहीं। निकोबार द्वीप पर स्थित इंदिरा पॉइंट बिल्कुल सही, यही उत्तर होगा। लेकिन अब इसमें स्पेशल क्या जुड़ सकता है वो देख लेते हैं। वो ये है कि ये इंदिरा पॉइंट कहां पर है? ये इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार में है। कहां है? बड़ा निकोबार, क्योंकि निकोबार 2 हिस्सों में बटा है। एक है बड़ा निकोबार, दूसरा है कार निकोबार या छोटा निकोबार भी कहते हैं। तो ये इंदिरा पॉइंट कौन से निकोबार में है? ये बड़ा निकोबार में है। क्लियर? तो इस निकोबार को और रिफॉर्म कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बदल सकता है, तो यही बदल सकता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट, ये इस सीरीज का अगला सवाल। यस, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? 3, 4, 6 या 9? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो बेटा तो बाप से छोटा होगा ही। तो यहां पर अब देखना है कि बेटा बाप से कितने गुना छोटा है। 3 गुना छोटा है, 4 गुना छोटा है, 6 गुना छोटा है, 9 गुना छोटा है। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है कितना? 32,87,000। कितना? 32,87,000 और 269 वर्ग किलोमीटर, 269 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ये है भारत का क्षेत्रफल। अब थोड़ा पाकिस्तान की सैर कर लेते हैं। 7,96,000, 95 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें अगर अंतर जोड़ें तो 7 चौक 28, 7 पचे 35।
अगर 7 का पहाड़ा पड़े तो लगभग 4 गुना निकलेगा, तो बाप बेटे से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। ठीक, इसीलिए बाप बाप होता है। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक, यस, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। पहले तो उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज मेनली एन ऑर्गेनाइज। ठीक, मेनली ऑर्गन किसका है, किसका भाग है? यस, तो आपका ये सब कॉन्टिनेंट है क्या? उपमहाद्वीप कहते किसे? देखिए, उपमहाद्वीप एक ऐसे क्षेत्र को कहते हैं, एक ऐसा एरिया कहलाता है उपमहाद्वीप जो पहले एक साथ कभी रहा हो और उससे संबद्ध क्षेत्र हो। तो अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो आज वर्तमान का भारत तो इसमें शामिल होता ही है, साथ साथ आपका वो जो पुत्र है जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं वो भी, और पाकिस्तान से एक नया राष्ट्र जन्म लिया जिसको आप कहते हैं बांग्लादेश, वो भी, भूटान भी इसी में सम्मिलित है और नेपाल भी सम्मिलित है। ठीक, ये इतने देश मिलकर के क्या बनाते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप। अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा इससे में सम्मिलित होता है। तो ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये जान लीजिए। आज के लगभग 6.5 अरब वर्ष पहले की बात है, जब आपकी पृथ्वी, आपका ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, पृथ्वी अस्तित्व में आई। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर 2 हिस्सा पृथ्वी पर था। एक था आपका स्थल मंडल जिसे आप कहते थे पैंजिया। क्या कहते थे? पैंजिया कहते थे। दूसरा हिस्सा ये स्थल का हिस्सा है और ये जल का हिस्सा है, ये कहलाता था पैंथालसा। ठीक, ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है, आप भी स्थिर नहीं है, मैं भी स्थिर नहीं हूं। 1610 किलोमीटर पर आवर की चाल से आप गोल गोल घूम रहे हैं। 1,07,160 किलोमीटर की स्पीड से आप सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे। तो नॉर्मल स्पीड नहीं है ये। अब इस स्पीड से हम बाहर हैं फिर भी महसूस नहीं हो रहा है। पृथ्वी की आंतरिक स्थितियां भी स्थिर नहीं है। पूरी पृथ्वी लगभग 100 प्लेटों में डिवाइड है, जिसमें 20 बड़ी प्लेटें हैं, ऐसा मानना है नासा का, मेरा नहीं। ठीक, तो इनमें गतियां होती हैं और उसी गति के कारण ये जो पैंजिया है, इस पैंजिया में विभाजन शुरू हुआ और पैंजिया खिसक गया, आधा ऊपर को आधा नीचे को। जो ऊपर को खिसका वो क्या कहलाता है और जो नीचे को खिसका वो क्या कहलाता है? जो ऊपर को खिसका वो कहलाता है अंगारा लैंड। क्या कहलाता है? अंगारा लैंड। और जो नीचे को खिसका वो कहलाता है गोंडवाना लैंड। और भारत नीचे को खिसका था तो दैट इज अ गोंडवाना लैंड। तो भारत के साथ एशिया के, भारतीय उपमहाद्वीप के सारे देश, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ऑफ गोंडवाना लैंड। ओके, तो राइट आंसर आपका होगा गोंडवाना लैंड। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सीरीज का 8वां सवाल होगा, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, निकट पड़ोसी, रेड क्लिफ रेखा है सीमा भाई। बांग्लादेश, सबसे लंबी सीमा रेखा। भूटान तो भारत की गोद में ही बैठा, कंधे पे ऐसे बैठाया हुआ भारत। आप खड़े हो जाइए ऐसे तो भारत का नक्शा बन जाता है। कंधे पर भूटान और नेपाल दोनों को लिए घूम रहा है और कई सालों से। अब बचा श्रीलंका। आपका सीमा तो इसकी भी मिलती है लेकिन स्थल की नहीं। ये सीमा सारी किससे मिल रही है? स्थल से मिल रही है। तो स्थल से कितने देश हैं जिसकी सीमा मिलती है? उनकी संख्या है 7। और जल की जो सीमा है, यह सीमा मिलती नहीं बल्कि कोई भी जल राशि 2 स्थल खंडों को विभाजित करती है, अलग अलग करती है, चाहे वो बोरिंग जल संधि हो चाहे वो पाक जल संधि हो। तो पाक जल संधि, पाक जल डमरू जिसे आप कहते हैं, ये भारत और श्रीलंका को क्या करेगा? ये अलग करेगा। तो ये अलग करता है, जोड़ता नहीं। सीमाएं तो जोड़ती हैं, इसलिए सीमा मिलती नहीं बल्कि अलग हो रही है। तो राइट आंसर होगा श्रीलंका। लेकिन 7 देश जो हैं
इनको आप जान लीजिए। सिचुएटेड कहां है? ये 7 देश सिचुएटेड है। आप उत्तर की अगर बात करें तो उत्तर में भारत के कौन कौन होगा? वो होगा बांग्लादेश। क्या होगा? बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ साथ म्यांमार। कौन सा? म्यांमार। ये उत्तर में हो गए, सॉरी ये पूर्व में हो गए, सॉरी ये उत्तर में नहीं बल्कि पूर्व में है। अब चलिए पश्चिम में। पश्चिम में एक नाकारा पाकिस्तान, ठीक, जिससे सारी दुनिया परेशान। और ऊपर से अब चलिए उत्तर में, तो उत्तर में काफी देश हैं भाई। उत्तर में आपका भूटान पड़ेगा, नेपाल पड़ेगा, चाइना पड़ेगा। तो 3 देश हो गए, एक भूटान, दूसरा नेपाल, तीसरा चीन, और साथ ही साथ थोड़ा सा अफगानिस्तान भी भारत को टच करता है, ठीक। तो यहां पर हो गया अफगानिस्तान। उत्तर में पाकिस्तान भी टच करता है, लेकिन पाकिस्तान की मैक्सिमम सीमा कहां है? पश्चिम में, जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर को टच करता है। तो ये पूरा पूरा इस किनारे पर है। क्लियर? तो ये 7 देश हैं जिनकी स्थल सीमा भारत से मिलती है। सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा टच करती है बांग्लादेश की, सबसे कम सीमा टच करती है अफगानिस्तान की। क्लियर? जो सीमा अभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ सटी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? कौन सा पोताश्रय नहीं है? यहां पर एक चीज मिस्टेक है। इस विकल्प को देख करके मैं कंफर्म करता हूं, चेन्नई, मुंबई, कोचीन और पारादीप। तो यहां पर पूछ रहा है कौन सा प्राकृतिक, क्या पूछ रहा है? प्राकृतिक, नेचुरल, ठीक। यहां पर जो राइट आंसर आएगा कि क्या है, ये कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा मानव निर्मित है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप कायदे से देखें तो चेन्नई, मुंबई, कोचीन और पारादीप में एक पोताश्रय ऐसा है जो मानव निर्मित है। शेष सारे क्या हैं? शेष सारे कैसे हैं? शेष सारे तीनों प्राकृतिक बंदरगाह हैं। तो कौन सा यहां पर प्राकृतिक नहीं है? नेचुरल, तो प्राकृतिक नहीं है। यहां पर अगर आप जोड़ते हैं नेचुरल नहीं है तो चेन्नई, मुंबई, कोचीन और पारादीप, ठीक। देखिए प्राकृतिक बंदरगाह क्या होता है और मानव निर्मित या कृत्रिम बंदरगाह क्या होता है, नेचुरल पोर्ट क्या है और ह्यूमन बिल्ड पोर्ट क्या है, ये अंतर क्या होता है। देखिए ये आपका तटीय क्षेत्र है। यहां पर कोई अगर पोताश्रय किसे कहते हैं? जहां पर पोत खड़ी करने की, पोत से कंटेनर उतारने की बेहतर सुविधा हो, क्षेत्र गहरा हो, जहाज किनारे लगने की सुविधा हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन नेचर ने बना दी है और वहां पर पोत खड़े हो रहे हैं तो वो कहलाएगा नेचुरल। अगर मानव ने खुद अपने उपयोग के लिए बनाया है तो वो कहलाएगा क्या? प्राकृतिक। कुल 13 बंदरगाह हैं बड़े भारत में। इसमें जो चेन्नई है वो प्राकृतिक नहीं है, क्या है? ये मानव निर्मित है। क्लियर? ये पोर्ट कैसा है? मानव निर्मित है। आगे चलते, शेष मुंबई, कोचीन और पारादीप क्या है? ये सारे के सारे नेचुरल पोर्ट है, प्रकृति द्वारा निर्मित। और इस सीरीज का ये आखिरी सवाल है, बहुत सरल है लेकिन इसके साथ के जो तथ्य हैं वो कठिन है। क्या है? दक्षिणी ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है, ठीक। परमानेंट रिसर्च सेंटर ऑफ द इंडिया लोकेटेड इन द साउथ पोल रीजन अंटार्कटिक। तो अंटार्कटिक पर जो आपका रिसर्च सेंटर है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले भारत ने बनाया था यहां पर भारती। बहुत दिनों तक काम किया, जब ये बेकार हो गया, काम करने में सक्षम नहीं रहा, तो यहां पर अगला बना मैत्री। तो भारती और मैत्री कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। दक्षिण तो सब में है, भारत है, भारती नहीं, गायब। निवास नहीं, चित्र नहीं। एक बचा जो अभी जल्दी में बना, जिसे आप कहते हैं गंगोत्री। ये गंगोत्री आपका यहां पर बनाया गया नवीनतम रिसर्च सेंटर है। भारती अब वर्क नहीं कर रहा है, मैत्री और गंगोत्री दोनों वर्क कर रहे हैं। इसकी लाइफ खत्म होने वाली है और ये अभी कम से कम 20 वर्षों तक कार्य करने में सक्षम है। क्लियर? ये अंटार्कटिका पर इसलिए बनाए जाते हैं
क्योंकि बेहतर भौगोलिक दशाएं वहां पर उपलब्ध होती हैं रिसर्च करने के लिए। क्लियर गाइस? तो आज के इस सेशन में इतना ही, 10 सवाल कंप्लीट हुए। बिल्कुल मैं इस विषय पर जरूर विचार कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन के सेशन को क्या किया जाए, कम किया जाए, ज्यादा किया जाए, बढ़ाया जाए, घटाया जाए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि बेहतरीन सवाल आए, कम आए लेकिन बेहतरीन हो, जो आपके दिल को छू जाएं और एग्जाम को जो है चीरते हुए निकल जाएं, क्योंकि ये अग्नि परीक्षा इतने आराम से नहीं होती। अग्नि परीक्षा में बड़ी मेहनत होती है। तो फ्रेंड्स, इसे शेयर करिएगा, अगर पसंद आए वीडियो लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसने कितने सवाल सही अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि इसी से मुझे पता चलता है कि आपके स्कोर क्या हैं, आप कितनी मेहनत करें। ये सीरीज दो काम आएगी। एक तो जिन लोगों ने पढ़ा है उनका लगातार रिवीजन होता रहेगा, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उन्हें नए सवाल मिलते रहेंगे, साथ साथ नए आंकड़ों के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर रात सेम टाइम सेम पैटर्न पर अपने छठे लेक्चर के साथ और नए सवालों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम।